हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक के लिए सामान्य ज्ञान का तीसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। आपकी परीक्षा में सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 100-150 प्रश्न होंगे और 100 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से होंगे। तो ये तीसरा पार्ट है। इसमें आपको समसामयिकी, करंट अफेयर, पर्यावरण, इतिहास, भूगोल, रीजनिंग सभी प्रकार के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन को तैयार किया गया है। और इसकी पहले का जो पार्ट है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा कर के देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? बिना पानी पिए तो यहाँ पे है कंगारू चूहा। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कंगारू चूहा जो है ये बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। उसमें यह अनुकूलता जो है उसकी उत्सर्जन तंत्र, जिसको हम वृक्क कहते हैं, इसकी विशेष संरचना व कार्यप्रणाली के कारण ऐसा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, डाचिगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डाचिगम राष्ट्रीय उद्यान, तो ये खास तौर पर इसमें इस उद्यान में जो है कस्तूरी मृग और गोल्डन ओरियोल, येलो थ्रोडेड मार्टन, ये तीनों पाए जाते हैं। और ये हंगुल या कश्मीर स्टैग, ये चारों जीव पाए जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो है वो हंगुल या कश्मीर स्टैग के लिए जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और डाचिगम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है ये 1981 में हुई थी। यह उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, ये जो हंगुल है ये लाल हिरण की एक उप प्रजाति मानी जाती है जो कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है वो 22 मई को मनाया जाता है। यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता किसमें मिलती है? तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल में जो है ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है ये पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक गैर सरकारी संस्था है और इसका मुख्यालय जो है एम्स्टर्डम यानी नीदरलैंड में है। ठीक है, एम्स्टर्डम जो है ये नीदरलैंड में है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय का मानव संसाधन मंत्रालय नाम कब दिया गया था? तो शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन मंत्रालय नाम दिया गया था 1985 में। उस समय राजीव गांधी सरकार थी और उन्होंने जो है शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल करके जो है मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया गया था। लेकिन पुनः नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, इसके तहत पुनः मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल करके जो है शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दो सूची दिया हुआ है। एल्यूमिनियम कंपनी है, उसकी स्थिति है वो कहाँ पे स्थित है, इसको बताना है आपको। तो वाल्को एल्यूमिनियम कंपनी ये कहाँ पे है? तो ये कोरबा में है। ठीक है, कोरबा कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और हिंडाल्को, तो हिंडाल्को कहाँ पे है? तो ये रेणुकूट में है। ठीक है, रेणुकूट कहाँ पे है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में है। और इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी ये कहाँ पे है? तो ये हीराकुंड में है। ठीक है, यहाँ पे एक आपका सही हो जाएगा। हीराकुंड कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और नालको कहाँ पे है? तो नालको आपका जो है कोरापुट में। ठीक है, कोरापुट में है। ये कोरापुट भी उड़ीसा में ही है। ठीक है, तो ये चारों बहुत तो महत्वपूर्ण है, इन चारों को याद रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 1 का 2, बी का 4, 3, सी का 1 और डी का 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है।
इसकी स्थापना जो हुई थी 1936 में हुई थी और इसका पहले नाम था हैले राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसका सबसे पहले जो 1936 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम था हैले राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, लेकिन अब इसका नाम जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है। स्वर्ण त्रिभुज में कौन सा सम्मिलित शहर है? तो वह है आगरा, दिल्ली और जयपुर। ठीक है, भारतीय पर्यटन के संदर्भ में जो स्वर्ण त्रिभुज है उसमें आगरा, दिल्ली एवं जयपुर सम्मिलित है। मानचित्र पर अगर देखा जाए तो दिल्ली, आगरा एवं जयपुर द्वारा त्रिभुज का आकार निर्मित करने के कारण इसका नाम जो है स्वर्ण त्रिभुज रखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है। तो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को पूछा है, तो उत्तरी भाग को कोंकण तट कहा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर यहीं पर दक्षिणी भाग कहे तो दक्षिणी भाग में आपका मालाबार हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। तो नाइट्रोजन किस रूप में पौधे प्राप्त करते हैं? तो वो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। वस्तुतः अगर देखा जाए तो नाइट्रेट जो है ये नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से बने हुए यौगिक होते हैं और वानस्पतिक वृद्धि के लिए जो है पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे इसकी पूर्ति वायु अथवा जल में घुलनशील नाइट्रेट से करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग की जाती है? तो वो है मीथेन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बायोगैस संयंत्र से जो है उत्पादित बायोगैस का मुख्य घटक जो होता है वो मीथेन गैस होती है, जिसे जीवाश्म ईंधन के स्थान पर जो है ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? पायरोमीटर किसे कहा जाता है? तो विकिरण तापमापी को ही पायरोमीटर कहा जाता है। ठीक है, पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण तापमापी की सहायता से जो है अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है और इसमें ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा जो है तापमान का मापन किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो डायनेमो जो होती है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करती है। अगला क्वेश्चन है, वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापी जाती है? वायु की गति तो एनीमोमीटर के द्वारा जो है वायु की गति को नापा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। एनीमोमीटर द्वारा जो है वायु के वेग की माप की जाती है और वायुमंडलीय दाब को अगर पूछा जाए, वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए जो है वो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और ये जो हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर से जल या द्रव के घनत्व का माप किया जाता है। तो इन तीनों को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मानी जाती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से उद्भव की व्याख्या करता है? किसका उद्भव की व्याख्या करता है? तो बिग बैंग थ्योरी या इसको महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहते हैं। ये जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में व्याख्या करता है। ठीक है, और इसके प्रतिपादक माने जाते हैं जॉर्ज लेमेंतियर। ठीक है, और बाद में जो है 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत किया था रॉबर्ट वैगनर। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट है इसमें, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो कितने दिनों के बाद वह मान्य हो जाएगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 14 दिनों तक। ठीक है, संविधान का जो अनुच्छेद 109 का सब आर्टिकल 1 है उसके अनुसार ये बताया गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता
धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात जो है राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए जो है आदेशित किया जाता है, मतलब आगे बढ़ाया जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है। उसके बाद अगर वह इस पर मान्यता नहीं देती है तभी वह विधेयक पारित हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार या आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? तो ये केंद्र राज्य के मध्य, ठीक है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उनको सुदृढ़ करने के लिए जो है न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में जो है 1983 में एक आयोग गठन किया गया था और आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और ये रिपोर्ट जो है केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध के बारे में बताता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग एक कैसी संस्था है? तो राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 243 का झ है, इसमें राज्य वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था किया गया है और इसकी व्यवस्था के अनुसार जो है राज्य वित्त आयोगों का गठन जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है और राज्य वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 324 में जो है निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद जो 320 है इसमें लोक सेवा आयोगों के कार्यों से संबंधित है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो भाग 9 में जो है आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। इसे संविधान संशोधन 73वें संशोधन द्वारा जो है 1992 में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए अपनाई गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ जो है 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में हुआ था इसका शुरुआत, और इसका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है जन भागीदारी एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को जो है सुनिश्चित करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी यानी वास्तुकार कौन है? तो बी.आर. मेहता, बलवंत राय मेहता को जो है भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदे के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो सबसे बड़ी मशीनीकृत जो खान है वो बेलाडीला खान है। ये बेलाडीला खान जो है ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है और इसमें जो है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क का उत्पादन होता है और बेलाडीला खान जो है भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? टिन अयस्क का प्रमुख भंडार किस राज्य में है? तो ये है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में जो है टिन अयस्क का भंडार माना जाता है और छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र टिन उत्पादक राज्य है। और टिन का अयस्क क्या होता है? तो टिन का अयस्क होता है कैसिस्टेराइट, इसको भी याद रखिएगा। टिन का प्रमुख जो अयस्क है उसको कैसिस्टेराइट कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त कब हुई? तो भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति जो है 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी। अगर देखा जाए तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया और 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा तथा इसके अगले दिन जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को जो है पारित कर दिया गया और तत्पश्चात इस विधेयक को जो है राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हो गई थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है? तो
तो रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत एवं पाकिस्तान के बीच की रेखा को, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो मैक-मोहन रेखा है, ठीक है। और उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच ये तो 38 डिग्री समांतर रेखा, ये उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच की सीमा निर्धारण करता है, ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच 49वीं, ठीक है, 49वीं समांतर रेखा ये निर्धारित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। तो ट्राइसेम जो है ये ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, ठीक है। ट्राइसेम का पूरा नाम होता है ट्रेनिंग इंडियन यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एक योजना है और ये ग्रामीण विकास का एक कार्यक्रम है और इसका प्रारंभ जो है 1979 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। तो निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा जो है नरकसे से संबंधित है, ठीक है। ये अर्थशास्त्री थे और इनका पूरा नाम था रैगनर नरकसे और इनकी एक पुस्तक आई थी 1953 में। ये पुस्तक थी प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और इसमें इन्होंने जो है निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा का जो है विवेचना किया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दो सूची दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में हुआ था। और साक्षर भारत इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो साक्षर भारत की शुरुआत 2009 में हुआ था। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुआ था 1987 में। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ पे ए में आपका 3, ए में 3 किसमें है, डी में है। तो यहाँ पे डी वाला कूट आपका इसमें सही हो जाएगा। ये चारों इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है। उच्चतम लिंगानुपात जो है तमिलनाडु का सबसे अधिक है, यहाँ का लिंगानुपात 996 है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश, इसका 993 है, 993 है। और तीसरे नंबर पे आपका जाएगा उड़ीसा, उड़ीसा का है 9079 है, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक है आपका 9073, ठीक है। तो उच्चतम पूछा है तो यहाँ पे आपका तमिलनाडु हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किसको जोड़ता है, तो ये इलाहाबाद को और हल्दिया को जोड़ता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था, अलवार संत पूछा है। तो यहाँ पे आपका तिरुज्ञान जो है ये अलवार संत नहीं थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा, दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, तो वो था सुभद्र, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में जो है गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे और यहाँ पर जो है शुकर माधव भोज्य सामग्री खाने से ये अतिसार रोग से जो है पीड़ित हो गए और फिर ये जो है पावा से जो है कुशीनगर चले गए और यहीं पर उन्होंने सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में राज्य सरकार की निर्देशिका तक डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल ऐप डिजिनेस्ट का प्रारंभ किया गया, किस राज्य सरकार द्वारा, तो ये पंजाब सरकार के द्वारा जो है ये मोबाइल ऐप डिजिनेस्ट का शुरुआत किया गया है 30 दिसंबर 2020 को। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है म्यांमार ने कौन सी भारतीय पनडुब्बी को अपनी नौसेना में शामिल किया, कौन सी भारतीय पनडुब्बी को जो है अपनी नौसेना में शामिल किया, तो ये है INS सिंधुवीर को, ठीक है। 26 दिसंबर 2020 को जो है म्यांमार ने आधिकारिक तौर पर भारत द्वारा सौंपी गई INS सिंधुवीर पनडुब्बी को जो है अपनी नौसेना में जो है शामिल किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंडियन कोस्ट गार्ड ICG ने मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग के लिए जो है 7 एशियाई देशों के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। निम्न में से कौन सा देश इस समझौते का सदस्य नहीं है,
तो वो लाओस है। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो 7 एशियाई देश हैं, जापान, फिलीपींस, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया और वियतनाम। ठीक है, तो ये 7 देश शामिल है, इसमें लाओस को शामिल नहीं किया गया है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 जनवरी 2021 को प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया। इनसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त कथन में से जो है सही कथन को चुनना है। तो डॉक्टर शांता को उन्हें वर्ष 2005 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो बिल्कुल सही है। वर्ष 2016 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ये भी सही है। वह चेन्नई स्थित अड्यार कैंसर संस्थान की अध्यक्ष थीं, तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे आपका कोट नंबर डी सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी जो है डॉक्टर वी शांता के संबंध में जो है सही है। और इनका निधन हुआ है अभी हाल ही में 19 जनवरी 2021 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन किया गया है। तो ये 18 जनवरी 2021 को जो है देश के पहले सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन किया गया है और इसका उद्देश्य है देश के लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2021 को किसने देश की पहली स्वदेश विकसित ड्राइवलेस मेट्रो कार का अनावरण किया है? तो ये क्या है? राजनाथ सिंह ने। ठीक है, 15 जनवरी 2021 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की पहली स्वदेश विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का जो है अनावरण किया और स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित इस कार का जो है निर्माण BEML लिमिटेड बेंगलुरु द्वारा जो है किया जा रहा है और इसका निर्माण जो है मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए जो है किया जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प से संबंधित संख्यों को उग्म को चुनिए। तो यहाँ पे देखिए 7 है, 49 है, 11 है, फिर आगे क्या आएगा? तो यहाँ पे 7 में अगर हम 7 का गुणा करें तो 7 7 49 हो जा रहा है। उसी तरह हम 11 में 11 का गुणा कर देंगे तो 11 एक ग्रहिया में 121 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में मनी को जो है ZMONN लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में RATED को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे यम है तो पीछे अगर यन कर रहे हैं तो +1 हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ओ है, फिर हम पीछे मिला रहे हैं यन पे तो -1 हो जा रहा है। इसी तरह से यन को हम जब ओ से मिला रहे हैं तो +1 हो जा रहा है और ई को हम जब डी से मिला रहे हैं तो -1 हो जा रहा है, वाई से जेड मिला रहे हैं तो +1 हो जा रहा है। यानी -1 +1 -1 +1 की सीरीज चल रही है। इसी तरह से हमको इसमें करना है, तो आर के बाद +1 जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा, यानी यस पीछे आएगा। ठीक है, उसके बाद टी के -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 करेंगे तो जेड हो जाएगा। इसी तरह से टी का +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा और ई का -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर डी का +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? EDUZS। ठीक है, तो कुछ में है EDUZS, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर युग्म ज्ञात कीजिए। तो इसमें विषम क्या है? यानी सी और वाई को अगर हम देखें तो सी से वाई तक जाने में हमको -4 दिख रहा है। ठीक है, और एन से जे तक जाने में हमको -4 दिख रहा है। ठीक है, और आर से एन जाने में हमको -4 दिख रहा है और एस से एन जाने में हमको क्या दिख रहा है? -5 का डिफरेंस दिख रहा है। तो यानी ये वाला आपका भिन्न विषम भिन्न है इन तीनों से, ये तीनों जो है एक समान है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं P से Q +1, O से P +1, U से V +1, L से M +1, A से B +1, R से S +1, यानी सब में +1 जोड़ना है, सीधी सी बात। अब यहाँ पे आप लोग इसमें
एफ में +1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ जी हो जाएगा, ए में बी हो जाएगा, एम में एन हो जाएगा, ओ जोड़ते हैं तो पी हो जाएगा, यू में वी हो जाएगा, एस में टी हो जाएगा। तो जी बी एन पी वी टी, जी बी एन पी वी टी आपका डी में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हंस का जन्मदिन सोमवार 5 जून को है। यदि तुषार का जन्म 11 दिसंबर को हुआ था तो उसी वर्ष तुषार का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा। तो 5 जून से 11 दिसंबर, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे 5 जून से 11 दिसंबर तक के दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे 25 दिन ये हो गया, प्लस 31 दिन का जून होता है, प्लस 31 दिसंबर हो जाएगा, फिर प्लस 30 हम कर देंगे, फिर 31 कर देंगे, फिर प्लस 30 हो जाएगा, फिर प्लस कितना हो जाएगा 11 दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कुल टोटल दिन हो जा रहा है 89। ठीक है, और तुषार की जन्म की तिथि कितनी है, तो वो है 11 सितंबर। तो यहाँ पे 189 में जब हम 7 का भाग दे देंगे तो यानी 27 सप्ताह का डिफरेंस पड़ेगा। ठीक है, यानी शेषफल 0 आ रहा है, तो तुषार का जन्मतिथि जो है सोमवार प्लस 0 यानी सोमवार को ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आगामी परसों रविवार है तो आगामी कल के दिन गत परसों का कौन सा वार होगा। आगामी परसों रविवार है, इसलिए आगामी कल जो होगा वो शनिवार होगा, और आगामी कल के गत परसों जो होगा यानी शनिवार के पहले शुक्रवार, और शुक्रवार के पहले का क्या होगा, तो वो बृहस्पतिवार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, सुनील बुद्धिमान नहीं है। निष्कर्ष क्या दे रहा है, सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है, सुनील कठोर परिश्रम करना चाहिए, सुनील को कठोर परिश्रम करना चाहिए। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं तथा सुनील बुद्धिमान नहीं है, अर्थात सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। इससे निष्कर्ष एक निकलता है, कि सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है, जबकि सुनील को कठोर परिश्रम करना चाहिए, इस कथन का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि केवल निष्कर्ष एक निकलता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ने किसे अपना जो है महानिदेशक निर्वाचित किया है। तो यहाँ पे 15 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर एलियंस ने जो है टेरी के महानिदेशक हैं डॉक्टर अजय माथुर, ठीक है, डॉक्टर अजय माथुर को जो है अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया है, और उन्हें IAS सदस्यों की पहली विशेष सभा में जो है निर्वाचित किया गया था। और वर्तमान में वो है नई दिल्ली स्थित टेरी जो है द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के महानिदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं। तो इन्हीं को जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष यानी महानिदेशक निर्वाचित किया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।